फिर समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कैंसर क्या है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जो अनकंट्रोलेबल, मतलब कोई उस पे कंट्रोल नहीं रहता, और वो असंख्य मल्टीप्लाई होती जाती है, गुणाकार होती जाती है। मतलब 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ऐसे उनका गुणाकार में वो बढ़ती जाती है। और ये जो एबनॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, जो असंतुलित इसमें मल्टीप्लाई होती जाती हैं, वो शरीर के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो प्रवाहित भी हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड से, लिम्फेटिक सिस्टम से, और फिर वो जो कैंसर है वो पूरे शरीर में पसरने लगता है। कैंसर किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। इसमें लंग कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का, ब्रेस्ट कैंसर, इंटेस्टाइन का, स्किन का कैंसर। मोस्टली कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और अलग अलग जो थेरेपीज होती हैं वो यूज की जाती हैं कैंसर की कोशिकाओं को शरीर से खत्म करने के लिए। तो बहुत सारे कारण हैं कैंसर के, को फैक्टर्स होते हैं कुछ, लेकिन जो मुख्य कारण देखने को आता है, रूट कॉज, जो जड़ है, तो जड़ यदि हम देखेंगे ना तो हमारे आसपास ही सब मौजूद है। उस पे यदि हमने कंट्रोल पा लिया तो फिर कैंसर जैसी बीमारी पे हम अपना कंट्रोल पा सकते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखिए। सबसे पहले आप देखोगे ये सारे जो कारण हैं, देखिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जेनेटिक्स, पुअर डाइट। अब आप सोचोगे पुअर डाइट के कारण कैंसर हो सकता है? बिल्कुल। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पुअर डाइट, इम्यूनिटी, हमारी जो लाइफस्टाइल है, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने के कारण, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, एनवायरमेंटल टॉक्सिन, इसके बारे में बात करेंगे हम, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये सारे जो कारण हैं, फैक्टर्स हैं। अब उसके साथ साथ फिर कुछ को फैक्टर्स आ जाते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल खनिज तत्वों की कमियां, और कुछ और भी कमियां जैसे फैटी एसिड्स वगैरह। या फिर विटामिन में यदि बात करेंगे तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, इनकी डेफिशिएंसी, इनके कारण होने वाले जो परिणाम है शरीर के ऊपर, उसके कारण भी कैंसर हो सकता है। परसेंटेज वाइज यदि कारण देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा स्मोकिंग के कारण होता है कैंसर। फिर 30% होता है डाइट जो सही नहीं ले रहे हैं, जो जंक फूड है, जो फूड अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, उनके कारण हो रहा है। इन्फेक्शन है, और ये कुछ अलग फिर कारण है, ऑक्यूपेशनल, जेनेटिक्स, अल्कोहल, पॉल्यूशन, रेडिएशन, अदर्स। तो सबसे ज्यादा कारण क्या है? स्मोकिंग, डाइट, इन्फेक्शन और अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन। 2012 से लेके 2030 तक यदि वर्ल्ड वाइड यदि हम देखेंगे तो कैंसर जो है यह बहुत फास्ट दर से बढ़ रहा है। वर्ल्ड वाइड कैंसर केसेस जो हैं वो अगले कुछ सालों में 15-50% की दर से बढ़े हैं। तो मतलब 14 मिलियन, 1.4 करोड़ से 2.1 करोड़ लोगों को कैंसर हो चुका है। वर्ल्ड वाइड कैंसर की जो डेथ्स हैं वो भी प्रोजेक्शन है 60% से बढ़ी है, 8 करोड़ से लेके 13 करोड़ तक। तो इस तरह से कैंसर के पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। भारत में यदि देखेंगे तो 2020 में जो इंसिडेंट्स थे वो 13.92 थे, 21 में बढ़ के 14 लाख हो गए, 22 में बढ़ के 14,61,000 हो गए, और 25 में ये आंकड़ा 15 लाख तक चला गया। और मॉर्टेलिटी यानी उसमें जो डेथ्स हैं वो इस तरह से हो रही हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये आईसीएमआर, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक्स ऑन रिसर्च स्टडीज का है। तो एस्टिमेटेड डेथ्स बहुत बढ़ रही हैं। ओके, तो ये जो है, मतलब पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग तरह के कैंसर के होने वाले, जैसे पुरुषों में फेफड़ों का, मुंह का, प्रोस्टेट, टंग और स्टमक का। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स, ओवरी,
गर्भाशय और लंग, इस तरह के अलग अलग कैंसर देखने को आ रहे हैं। अलग अलग तरह के कैंसर में क्या है, कोलोरेक्टल कैंसर मतलब इंटेस्टाइन में होने वाला कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर पैंक्रियाज में होने वाला, ओवरी का कैंसर, फेफड़ों में कैंसर, गर्भाशय में, और इस तरह से अलग अलग अंगों में होने वाले कैंसर। तो कैंसर एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है जिसमें म्यूटेशनल चेंजेस होते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब है बहुत जल्दी फैलना। जो खराब सेल्स बन रही हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फैलती हैं और पूरे शरीर को डैमेज करती हैं। मतलब पहले वो उस ऑर्गन को डैमेज करती हैं और फिर रक्त के द्वारा, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा वो जो गंदी कोशिकाएं हैं, जो खराब कोशिकाएं हैं, वो पूरे शरीर में भी फैल जाती हैं। तो यदि डिटेक्शन सही तरह से नहीं होता है तो फिर कैंसर कोशिकाएं शरीर में फैल भी सकती हैं। अब एक होता है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है जो भी पदार्थ है जो कैंसर को पैदा करता है, सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर। द सब्सटेंस विच हैव इंड्यूस्ड बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन मतलब दो तरह के होते हैं ये कैंसर, जिसमें बिनाइन जो होता है वो फैलने वाला होता है, मैलिग्नेंट जिसके कारण डेथ हो सकती है। तो ये कार्सिनोजेंस या फिर जो क्रॉनिक टॉक्सिन्स हैं, कार्सिनोजेंस या क्रॉनिक टॉक्सिन्स रिपीटेडली हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और उनका जो परिणाम है, उनका जो एक्सपोजर है हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए है। एक बार शरीर के अंदर चले गए या फिर बार बार हम उन्हीं चीजों के संपर्क में आते हैं, उनको बोलते हैं क्रॉनिक टॉक्सिन्स। और उनके कारण जो हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं और फिर कैंसर उनसे डेवलप होता है। तो ये कोई भी हो सकते हैं कारण। कार्सिनोजेंस बहुत सारे हो सकते हैं, वायरस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, रेडिएशंस हैं जो किरणें हैं, जो ज्यादा हम जो दवाइयां लेते हैं उनके कारण उत्पन्न होने वाले टॉक्सिन्स। और तो इन जो जो ये जो कार्सिनोजेंस है इनको बोला जाता है कार्सिनोजेंस क्योंकि इनसे कैंसर उत्पन्न हो सकता है। एबिलिटी ऐसी हो जाती है कि हमारे शरीर के अंदर जब ये केमिकल्स या फिर जब ये कोई कार्सिनोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वह परेशान करता है और हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इस स्लाइड का आप एक पिक्चर ले सकते हो। ये जो है बहुत सारे अ, पदार्थ हैं, बहुत सारी ऐसी केमिकल्स हैं जो ऑक्यूपेशन है उनके कारण जो हम संपर्क में रहते हैं, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो दिन भर जो काम करते हैं, या फिर जो और भी कोई उद्योग में लगे हुए हैं, चमड़ा का काम है, डाई का काम है, मेटल का काम करने वाले लोग हैं, तो ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते और उनके कारण जो कैंसर होता है। तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ ऑन कैंसर, IARC, इन्होंने कुछ ऐसे कार्सिनोजेंस को कैटेगराइज किया है, उनकी ग्रुप बनाई है। उसमें कुछ नॉन कार्सिनोजेंस हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे आता है, पहला है नॉन कार्सिनोजेनिक, मतलब जो जो पदार्थ हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है वो है नॉन कार्सिनोजेनिक। वो है आयोनाइजिंग रेडिएशन, स्मोकिंग, यूवी रेडिएशन, एयर पॉल्यूशन और अल्कोहलिक ड्रिंक्स। दूसरी कैटेगरी आती है प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक, मतलब इनसे कैंसर हो सकता है। उसको बोलते हैं नाइट में काम करने वाले, नाइट वर्क, रेड मीट, वेरी हॉट ड्रिंक्स, DDT या फिर पेस्टिसाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, और हेयर ड्रेसर या फिर बार्बर, मतलब नाई के यहाँ जाके जो आप केमिकल छिड़काव होता है, बार हेयर ड्रेसिंग हम जो करवाते हैं वहां पे जो छिड़काव होता है उसके कारण होने वाला कैंसर। फिर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक एक और है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो जो बड़े बड़े जो रडार हैं या फिर जो खंबे लगे हुए होते हैं उनसे जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, उनसे जो वेवलेंथ वेव्स बाहर निकलती हैं, उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है उसके कारण, कुछ एलोवेरा के कारण, पिकल्स जिसमें केमिकल्स मिला हुआ होता है, और ड्राई क्लीनिंग में जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उनके कारण। और कुछ और ऐसे होते हैं जिनको क्लासिफाई नहीं किया है लेकिन उनके कारण भी कैंसर होता है,
कैफीन जिसको हम चाय और कॉफी में लेते हैं, टी, एक्रिलिक फाइबर्स, जो फाइबर्स हैं, एक्रिलिक एक्रिलिक यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और पावर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स जो होती हैं, जो लोग वहां काम करते हैं, और स्टैटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टैटिक फील्ड तैयार होता है हमारे मतलब यदि हम कोई कपड़े के संपर्क में आते हैं या फिर जिस किसी के भी संपर्क में आने से जो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है उसके कारण होने वाला, तो इनको कहते हैं ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस। ये कौन कौन से हैं? कार्सिनोजेन, ऑक्यूपेशन और कैंसर का टाइप। एस्बेस्टॉस, सभी को पता होगा एस्बेस्टॉस, ये कंस्ट्रक्शन में काम आता है, लंग कैंसर होता है इससे। बेंजीन, लेदर बनाने में काम आता है, इससे ल्यूकेमिया होता है। बेंजिडिन, ये डाई करने में और रबर के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, इससे होता है ब्लैडर का कैंसर। क्रोमियम, जो लोग मेटल काम करते हैं उनको लंग कैंसर होता है क्रोमियम के कारण। आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक, उसमें आर्सेनिक ज्यादा मात्रा में होता है, उसके कारण होता है लंग, स्किन और लिवर का कैंसर। अब ये जो पिक्चर आप देखते हो गांव में, आप जैसे कंटिन्यूसली जो खेती में इन्वॉल्व हैं किसान, तो मिट्टी, पानी और एयर कंटामिनेशन, मतलब हम जो कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स हम छिड़कते हैं, केमिकल्स जो छिड़कते हैं, जैसे कि हेफ्टाक्लोर, एंडोसल्फान, ये ज्यादा से ज्यादा जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं उनसे जो तैयार होने वाले केमिकल्स हैं, अभी आप देख रहे हो ये जो छिड़काव हो रहा है हमारी खेतियों पे, ये है यूरिया, जो हम खेतों में डालते हैं, पेस्टिसाइड का काम करते हैं। नाइट्रोजन का एक सोर्स होता है यूरिया, जिससे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिले, और ये जो कीटनाशक है ये डायरेक्टली मतलब इस पे डाला जा रहा है, जड़ों पे डाला जा रहा है, और ये जो सब्जी तैयार हो गई है वो कीटनाशक मतलब कीड़े मकोड़ों को और जो अलग अलग इंसेक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए जो डाला जा रहा है। तो इसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स जाते हैं उनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो हैवी मेटल्स जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, तो ये जो कार्सिनोजेंस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहाँ से आ रहे हैं ये? कृषि से डाले हुए। तो जो एक आपने सुना होगा, तो इससे क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस जब जो ये कीटनाशकों का उपयोग होता है, तो वहां पे वहां की जो खेती है, वहां की जो जमीन है वो पूरी तरह से खराब हो गई है। कुछ गांवों में इनके जो क्या है, ये हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, यूरेनियम, यहाँ तक कि यूरेनियम भी पाया गया है, इनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कुछ गांवों में यूरेनियम का लेवल हद तक बढ़ गया है, कुछ गांव में सेफ लिमिट तक है। अब ये जो कंटिन्यूअसली हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इरिगेशन होता है, या फिर कई बार पुअर ड्रेनेज ड्रेनेज होता है, मतलब जो छिड़काव हुआ है वह छिड़काव पानी के जरिए भी हमारे घरों में आता है, लीचिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इनटू, और जो फ्लड इरिगेशन है ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फ्लड इरिगेशन होता है, और पुअर ड्रेनेज जो है उसके कारण जो पानी है वह भी गंदा हो रहा है। तो इसको पंजाब के कुछ गांव में, मालवा रीजन है, वहां पे तो यह बहुत ज्यादा हो गया, और वहां के जो लोग हैं उनको, काफी लोगों को कैंसर हुआ है, उसको कैंसर बेल्ट ही घोषित कर दिया है। ठीक है, वहां पे तो कुछ ट्रेन भी ऐसी चलती है जिसको कैंसर ट्रेन बोला जाता है। तो पेस्टिसाइड जो है ये पूरे भारत देश में इसको बोलते हैं पॉइजनिंग इन इंडिया, कहाँ का बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ते जा रहा है। कैंसर इंसिडेंट डेटा है ये जो। तो मालवा रीजन ऑफ, जो पंजाब का मालवा रीजन है उसको कैंसर बेल्ट बोलते हैं, उसको हॉट स्पॉट ऑफ कैंसर केसेस बोला गया है। तो जो स्टडीज हैं वो क्या बोलती हैं कि एक 10,000 लोगों में, 1 लाख लोगों में, सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख लोगों में 136 केसेस जो हैं यह कैंसर के होते हैं। नेशनल लेवल पे यह आंकड़ा 80 है। इस तरह से जब कैंसर बढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट लाइक मुक्तसर, मानसा, बठिंडा,
इसमें तो बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अब ये यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हो, इस तरह से कीटनाशकों का वेपर फॉर्म में, जो देखिए आप ये पीठ पे लेके जो ये कीटनाशक है, हम सोचते हैं कि यह जो फलों को खराब करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, जो पेस्टिसाइड इंसेक्ट्स हैं, उनको खत्म करने के लिए ये जो कीटनाशक का छिड़काव होता है। तो ये जो कीटनाशक है, यह मिट्टी में जाता है, मिट्टी के द्वारा जड़ में आता है और पत्तियों में, फलों में, फूलों में सब जगह लगा रहता है। इनको यह यदि हम वॉश भी करें, इनको धोएं भी, तो भी फिर ये बाहर नहीं निकलता है। और कहाँ जा रहा है? हमारे शरीर के अंदर, लंग्स में। अब ये जो काम कर रहा है, इसके तो लंग्स पूरी तरह से खराब हो गए होंगे, क्योंकि कीटनाशक पूरी तरह से शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये देखिए, इस तरह से जो छिड़काव होता है, बल्क में जो ये छिड़काव होता है, मतलब मशीनों के द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव। अब यहाँ पे जब ये ड्रेनेज है, जो फर्टिलाइजर हमने यूज किए, जो कीटनाशक हमने यूज किए कृषि में, वो जो उसका जो रेसिड्यू है, वो ड्रेनेज के द्वारा पानी के स्रोत में जा रहा है, पानी को पॉल्यूट कर रहा है, पानी को प्रदूषित कर रहा है। तो फर्टिलाइजर कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, ये जो खेतों से डायरेक्ट पानी पानी के स्रोत में जा रहा है, ठीक है। अब ये जो पानी लोग पिएंगे, गांव के लोग पिएंगे, तो वो फिर जो केमिकल्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा जो केमिकल्स हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर। अब देखिए, स्पेशल ये जो स्लाइड है, ये पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक, इसका छिड़काव हो गया। अब ये जब छिड़काव हो गया, तो इसमें जो हैवी मेटल्स हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स में जो हैवी मेटल्स हैं, बहुत हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। उसमें कैडमियम, लेड, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक शरीर के लिए जरूरी भी हैं, लेकिन जब वो ज्यादा मात्रा में हो गए, ये हैवी मेटल्स, तो ये देखिए, पेस्टिसाइड्स जमीन के अंदर है, मिट्टी में छिड़काव हुआ इनका, लेकिन ये कैडमियम, लेड, कॉपर और जिंक जो है, ये जड़ों के माध्यम से पूरे प्लांट में पहुंचते हैं, पौधे में पहुंचते हैं, पत्तियों में, फलों में, पूरे प्लांट में ये हैवी मेटल्स पहुंच जाते हैं। और जब ये हैवी मेटल्स पौधे में पहुंच गए, फिर उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। यदि ऊपर रहते हैं, पत्तियों के ऊपर, तो हम उनको धो के भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये अंदर चले गए, तो फिर उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। फिर हैवी मेटल और जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनके हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते हैं। कौन कौन से दुष्परिणाम है, ये आपको इसमें समझ में आएगा। पेस्टिसाइड, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे शरीर के ऊपर ही पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। वहां कहाँ हो रहा है पेस्टिसाइड का छिड़काव? जमीन में, मिट्टी में। लेकिन पौधों के द्वारा वो अंदर आ गए, फलों में चले गए, और जो फल और सब्जियां जो हम खा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? ये जो हैवी मेटल्स जो है शरीर के अंदर जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? लंग कैंसर, हेपेटिक नेक्रोसिस यानी लीवर में दुष्परिणाम होना, ओवेरियन कैंसर होना, कार्डियक फेलियर, मस्कुलोस्केलेटल डिसीज, मसल्स का में खराब होना, रूमेटाइड, थायराइड हार्मोन में कमी आना, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, इसमें प्रॉब्लम होना, रीनल डिसफंक्शन यानी किडनी में परिणाम होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना। तो ये सारी बीमारियां फिर शुरू हो जाती हैं। उसमें लंग कैंसर और ओवेरियन कैंसर ज्यादा देखा गया है। अब इसमें कैंसर डेवलपमेंट में क्या होता है? एक नॉर्मल सेल है, वो दूसरी सेल को खराब करती है, ये डिफेक्टिव सेल्स हैं। और फिर कैंसर जो है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, कोई उस पर किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं होता। एक खराब सेल वो दूसरी को खराब करेगी, तीसरी को खराब करेगी, और उसकी फिर ग्रोथ होती जाएगी। तो कोई भी कारण हो, केमिकल्स हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, कोई भी मटेरियल हो, नॉर्मल सेल को खराब करता है, डीएनए डैमेज होता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब गुणाकार होता है, और जो जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, मतलब डीएनए खराब हो गया, डीएनए यदि डैमेज हो गया, तो फिर उसी तरह की सेल्स बनती हैं, क्योंकि डीएनए से ही
मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जेनेटिक चेंज यदि शरीर की कोशिकाओं में आ गए तो फिर अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती जाती है और ट्यूमर बनते जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। शरीर के अंदर की कोशिकाएं जो है वो खराब होती चली जाती हैं और उसको बोलते हैं सेल्स अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है यह हमारे शरीर के अंदर की जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है उसको खराब करता है और जो एंटीऑक्सीडेंट शरीर में पाए जाते हैं उनको भी उनकी डेफिशिएंसी फिर मालूम होने लगती है। तो शरीर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वह भी खराब हो गए और फिर क्या हो गया, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है यह बढ़ते चला गया। तो शरीर की कोशिकाएं पूरी डैमेज डैमेज होती चली जाती हैं और फिर कैंसर डेवलप हो जाता है। इस तरह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल बनी, डबल हुआ, फिर गुणाकार हुआ और फिर ये मैलिग्नेंट कैंसर ये बढ़ते चले गए। अब इनको हम ठीक कैसे करते हैं? कैंसर यदि हो गया और उसको उसका डिटेक्शन यदि हो गया तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है मोस्टली कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। कीमोथेरेपी क्या है? एक हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टमिक डिसीज है या फिर जो लोकलाइज्ड कुछ कैंसर सेल्स हो गई हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, तो वहां से फिर जो थेरेपी कीमोथेरेपी दी जाती है या फिर सर्जरी की जाती है या रेडिएशन दिया जाता है। तो इनको बोला जाता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, जो कि ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, सेल्यूलर फंक्शन को ठीक करते हैं और उनका रेप्लिकेशन भी ठीक करते हैं। लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट में क्या है कि जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, जो कीमोथेरेपेटिक यानी कि जो रेडिएशंस हैं या फिर जो केमिकल्स के द्वारा एंटी जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं कैंसर को खत्म करते हैं, वह एजेंट्स भी, वो केमिकल्स भी फ्री रेडिकल्स का निर्माण करते हैं। मतलब क्या हो गया कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल्स का निर्माण हो रहा है जो कि दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनको डैमेज करते हैं, कॉजिंग सेल्यूलर डैमेज एंड नेक्रोसिस ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। तो उसके कारण क्या हो जाता है, कीमोथेरेपी के कारण भी कुछ साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बढ़ गई, उसके कारण जो आरओएस है वो इंड्यूस हो गया और इंट्रासेल्यूलर सोर्सेज जो हैं शरीर के अंदर बढ़ गए जिसके कारण फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन गए। उसके कारण क्या हो गया, आरओएस इंड्यूस ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ गया और यदि रेडॉक्स स्टेट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गई तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर इम्बैलेंस आ जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है? तो कीमोथेरेपी एक लास्ट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ही हमारे शरीर के लिए एक ऐसे प्रिसीजन वेपन्स हैं जो कि कैंसर नामक जो वॉर है, ये वॉर है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, हमें कैंसर के विरुद्ध युद्ध करना है। तो कीमोथेरेपी से जो टॉक्सिसिटी इंड्यूस हुई है उसके अगेंस्ट हमें लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट यदि हम साइड बाय साइड एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो क्या होगा, यह एक तो कीमोथेरेपी में इंटरफेयर नहीं करते हैं, टॉक्सिसिटी जो होती है, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी से, उनको कम करते हैं, नॉर्मल टिश्यू को प्रोटेक्शन देते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ाते हैं और उनसे हमें कुछ अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो हमें करना क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, कीमोथेरेपी चलेगी, उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा है वह हमारे शरीर में बढ़ानी पड़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट से हम कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स जो कि कैंसर को डेवलप करता है, तो फ्री रेडिकल क्या है? हाईली रिएक्टिव केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें यदि इसकी मात्रा बढ़ गई तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है।
और डीएनए, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन सबको ही डैमेज करता है। फ्री रेडिकल्स स्पेशली जो डीएनए को डैमेज करता है, उसके कारण फिर कैंसर और दूसरी हेल्थ कंडीशंस यह खराब होती चली जाती हैं। एंटी कैंसर को हमें अपने डाइट का एक पार्ट बनाना पड़ेगा, उसको हमें अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। कैंसर है और यदि कैंसर से बचना है, दोनों केसेस में हमें एंटीऑक्सीडेंट हमारी डाइट में बढ़ाने पड़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करती है और एक प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करती है। प्रोटेक्ट किससे करती है? फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करती है। हमारे शरीर के अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं, उनके कारण जो फ्री रेडिकल बनता है और जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, उनके कारण जो फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल हमारी हेल्दी कोशिकाओं को अटैक करते हैं, डीएनए में परिवर्तन लाते हैं, जिसके कारण ट्यूमर की ग्रोथ होती है। तो करना क्या है हेल्दी सेल्स के? तो फ्री रेडिकल्स को कम करना है। अंतिम लक्ष्य क्या रहेगा? फ्री रेडिकल्स को कम करना। तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, 75 मिलीग्राम पर डे और 90 मिलीग्राम पर डे। पुरुषों ने यदि विटामिन सी लिया तो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले कैंसर, जैसे ओरल कैविटी, स्टमक, ईसोफेगस, अन्न नलिका, यहाँ के जो कैंसर हैं, रेक्टम, पैंक्रियास, सर्विक्स, इन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन सी जो है ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर को भी प्रोटेक्शन देने में सक्षम। बीटा कैरोटीन, तो ये जो है बीटा कैरोटीन जो है, यह विटामिन ए का प्रो विटामिन है, जो कि कैंसर को डेवलप होने से कम करता है, बचाता है। विटामिन ई, विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड और कोलोरेक्टल कैंसर। विटामिन ई 15 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से यदि लिया तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो धन्वंतरी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स और न्यूट्रा हर्ब्स, ये दोनों ही कैंसर केयर और प्रिवेंशन में सहायक हैं। अब जो ये चीजें हमने देखी, इसमें कुछ आयुर्वेदिक प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं, इंटरेस्टिंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, सीसीआर कैप्सूल। हमने बहुत सारे कारण पिछली स्लाइड्स में देखे जिनके कारण मोस्टली ओरल कैविटी का जो कैंसर है, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स जो बढ़ गए हैं, वो हमारे ओरल कैविटी को या टोबैको च्यूइंग से जो होने वाली या स्मोकिंग के कारण होने वाली जो कोशिकाओं को खराब कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो सीसीआर कैप्सूल में आंवला है और भी बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। जो आंवला जो है, ये प्रिवेंट करता है और डैमेज को रिपेयर करता है। इससे संबंधित होने वाले स्किन, ब्रेस्ट, लंग कैंसर, कोलोन और इसोफेगल कैंसर और ब्लैडर के कैंसर को भी कम करता है। ऑक्सीडेशन, जो फ्री रेडिकल्स के कारण ऑक्सीडेशन होता है सेंसिटिव टिश्यूज में, स्पेशली लिवर, ब्रेन, ब्रेस्ट, कोलोन और लंग टिश्यू। लिवर के एंजाइम में डैमेज होने वाले जो एंजाइम्स है, उनको ठीक रखता है। और डीएनए स्ट्रक्चर, जो डीएनए लेवल तक जो डैमेज होता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो ये सीसीआर कैप्सूल के बेनिफिट्स हैं। सीसीआर कैप्सूल में क्या क्या है देखिए, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। हम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। इसमें पॉलीफिनॉल्स हैं। ये जो फ्लेवेनॉल्स हैं या जो पॉलीफिनॉल्स हैं, यह बहुत उपयोगी है। इसमें कैटकिन नामक जो पदार्थ पाया जाता है, वह बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, वेरी वेरी इफेक्टिव प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और मेमोरी कैंसर को कम करने में कैटकिन का जो है एंटी ट्यूमरोजेनिक भी बोला जाता है, मतलब ट्यूमर को कम करने वाला एजेंट। प्रिवेंशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग लंग, कोलोन, इसोफेगस, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, पैंक्रियाज और मेमोरी ग्लैंड्स। फिर इसमें है आंवला पाउडर का एक्सट्रैक्ट। आंवला पाउडर या फिर फाइलेंथस एम्बेलिका, इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलीफिनॉल्स और हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स पाए जाते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को सोक कर लेते हैं। सोकअप मतलब फ्री रेडिकल्स जो ज्यादा बनते हैं शरीर में, उनको सोक कर लेते हैं और कैंसर प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं ये।
जब आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन गए तो आपको क्या करना चाहिए? उनको ऐसा पदार्थ लेना है जो कि उनको समाप्त करे। वो आंवला में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को कम कर देते हैं। क्विरस्टीन, क्विरस्टीन बहुत अच्छा ये एक पदार्थ है, क्विरस्टीन नामक, जो कि जो एटोप्सिस है, एपोप्टोसिस यानी ये जो कोशिकाएं जो फैलती हैं उनको अरेस्ट करना, उनकी ग्रोथ को कम करना और उनको खा जाना, ऑटोफेगी, ये अलग अलग टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट हैं। फिर अश्वगंधा, अश्वगंधा भी कैंसर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में काम आता है। इसमें पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वह अटॉप्सिस का इंडक्शन करते हैं, मतलब उसको स्टार्ट करते हैं। मतलब जो कोशिकाओं का जो बढ़ना है, एबनॉर्मल कोशिकाएं जो बढ़ती हैं उनको कम करना, उनकी ग्रोथ को अरेस्ट करना, ये ये फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स करते हैं। मेजर फाइटोकेमिकल प्रेजेंट इन अश्वगंधा, एंजियोजेनेसिस, सेल एटोप्सोसिस, मतलब वो जो कोशिकाओं की ग्रोथ है उनको कम करना। ठीक है? यह सेल टाइप साइटोटॉक्सिसिटी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज में इसमें पाई जाती है। फिर है विंका रोजिया, सदाफुली, सदाफुली जो प्लांट होता है विंका रोजिया पेरिविंकल, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में अ, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि जो सेल साइकिल है उसको कम करते हैं। इसमें पाए जाने वाले ये फ्लावर आपने सबने देखा होगा, ये फूल विंका रोजिया, यह एक नेचुरल रिसोर्स है जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो पदार्थ पाए जाते हैं या फिर जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं वह 60% एंटी कैंसर का काम करते हैं। इसमें विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें दी हैं उनका यूज हमने अपने प्रोडक्ट में किया है। तो ये विंका जो है, विंका जो प्लांट है उसके जो फ्लावर्स हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कैंसर को प्रिवेंट करने में सक्षम है और ठीक करने में भी सक्षम है। और एक 99, ये जो टैबलेट है, चुएबल टैबलेट, इसमें करक्यूमिन है, प्योर करक्यूमिन, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, प्योरेस्ट फॉर्म कटर इसमें हल्दी का है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो भी घाव होते हैं हमारे मुंह के अंदर, अल्सर होते हैं, सॉफ्ट स्किन टिश्यू इंजुरी होती है, मतलब जो कि कैंसर बन सकती है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अल्सर जो होते हैं, पचन तंत्र में होने वाले अल्सर, इसके कारण होने वाले कैंसर, इसको प्रिवेंट करने में ये ऑरिक 99 सक्षम है, बिकॉज इसमें एंटीबैक्टीरियल है। सबसे ज्यादा तो क्या है इसमें, नेचुरल इम्यून बूस्टर है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो हल्दी जो है यह एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। कंटिन्यूअस इसका यूज करके दिन में 1 या 2 लोजेंजेस डेली लेके कैंसर के को प्रिवेंट किया जा सकता है। यदि आप ऑलरेडी डिसीज कंडीशन है तो 3 से 4 लोजेंजेस डेली ली जा सकती है। ओमेगा रिच, यह भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें जो पाए जाने वाले ओमेगा 369 फैटी एसिड हैं, इसके कारण भी हम बहुत सारे स्पेशली जो एंटीऑक्सीडेंट हैं शरीर के अंदर ले सकते हैं और हमारे शरीर के डैमेज को बचा सकते हैं। उसके बाद है ग्रीन रिच कैप्सूल, एनहांस्ड फॉर्मूला है यह। इसका आपको यदि आप देखोगे ये क्या दे रहा है हमें, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। इससे अच्छा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। कंटिन्यूअसली आपको रोज 1 या 2 ग्रीन रिच कैप्सूल लेना है, जिसके कारण आप कंटिन्यूअसली शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जाते रहेंगे। क्योंकि कैंसर क्यों बढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर होने वाले फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने के कारण कैंसर बढ़ता है। उसके लिए हमें चाहिए फुल एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। फिर है डिटॉक्सिफाई कैप्सूल, बॉडी टॉक्सिन क्लींजर।
इसमें जो 33 नेचुरल हर्ब्स हैं उसको लेके 100% नेचुरल है। डिटॉक्सिफाई हर्ब टोटल बॉडी को क्लीन करने का काम करती है। 33 अलग अलग जो इसमें मेडिसिन हैं, 700 टाइप के डिफरेंट टॉक्सिक हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। किसी भी तरह का टॉक्सिन शरीर को डैमेज कर सकता है। एक्सटर्नल टॉक्सिन भी हो सकता, उत्पन्न होने वाला टॉक्सिन भी हो सकता है। एक्सटर्नल और टॉक्सिन फॉर्म बाय इनसाइड अवर बॉडी, किसी भी तरह के उनसे जो कैंसर उत्पन्न होता है उसके लिए डिटॉक्सिफाई कैप्सूल। नवचेतन कल्पम, नवचेतन कल्पम में जो है, जो कोशिकाएं खराब हो गई हैं उसको हमें ठीक करने के लिए लेना है नवचेतन कल्पम। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल हर्ब जो कि नेचुरली हमारे शरीर की स्वास्थ्य को बढ़ाएंगी और विगर को एनहांस करेंगी। मतलब शरीर के अंदर की जो शक्ति है, जो कोशिकाएं खराब हो जाती हैं उनको क्या चाहिए, एक पुनर्निर्माण चाहिए। उसके लिए है नवचेतन कल्पम, जो कि हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाने में उपयोगी है। वुमन केयर सिरप स्पेशली महिलाओं के लिए, इसमें पाए जाने वाले अशोक तत्व, आंवला जिसकी हमने पहले बात की, सौंठ, लोद्र, गिलोय, गिलोय में भी बहुत अच्छी मात्रा में पुनर्निर्माण करने की शक्ति होती है। अश्वगंधा हम पहले भी बात कर चुके हैं। शतावरी, हर, बहेड़ा, अर्जुन, विदारिकन, ये जितनी भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, उससे क्या होगा कि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनको कम करने की क्षमता इन सारे मेडिसिनल प्लांट्स में होती है। इनमें पाए जाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, घटक है, उनमें होती है। और जो अलग अलग तरह के जो कैंसर उत्पन्न होने की संभावना होती है वह कम होता है। एपिक्योर ड्रॉप्स, 60% पॉपुलेशन है जो टोबैको, अल्कोहल लेती है। हैबिट, अलग अलग जो व्यसन हो जाते हैं और जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज में हमारी शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है। इसमें ही देखिए क्या क्या है, उटकी, कंटकारी, पुनर्नवा, भृंगराज, निशौत, भुई आंवला, विदारी कंद, कालमेघ, अर्जुना, नागकेशर, नीम, गिलॉय, तेजपत्रा, हरड़, बहेड़ा, तुलसी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियों को मिला के ये जो बनाया है एबिके ड्रॉप्स, उसमें भी क्या होगा कि जो एडिक्शंस हैं, जिनके कारण शरीर खराब हो रहा है, जिनके कारण फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, वह एडिक्शन खत्म होगा, विल पावर उसकी खत्म हो जाएगी। और हमारे शरीर के जो अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स है, लिवर, लंग्स, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा और शरीर के अंदर की टॉक्सिसिटी भी कम होगी। 10 ड्रॉप्स दिन में 3 या 4 बार इसे आप। सीसीआर लाइफ जूस, सीसीआर लाइफ जूस, यह भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कैंसर प्रिवेंशन के लिए और कीमोथेरेपी के साथ साथ देने के लिए। अब इसमें भी देखिए क्या है, ग्रीन टी, आंवला, अश्वगंधा, बारामासी यानी सदाफुली जो प्लांट हमने सीसीआर कैप्सूल में देखा, श्याम तुलसी, पपाया लीफ, नोनी फ्रूट, टर्मरिक, जिंजर, लेमन, पुनर्नवा, अचनार और दालचीनी। यह भी क्या करता है, डैमेज को बचाता है। जितने भी इसमें जो औषधियां हैं, ये शरीर के अंदर जो डैमेज है, जो हैवी मेटल्स गई हैं या फिर जो टॉक्सिक गए हैं, उनको, जो कोशिकाओं को खराब करते हैं, डीएनए लेवल तक खराब करते हैं, उनको प्रिवेंट करता है। कैंसर पेशेंट को साथ साथ दिया जा सकता है उसकी मेडिसिन के साथ साथ। डीएनए को डैमेज करने में कीमोथेरेपी से जो कोशिकाएं डैमेज होती हैं, रेडिएशन थेरेपी से जो कोशिकाएं डैमेज होती हैं, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है सीसीआर लाइफ से। तो डिसीज फ्री लाइफ, सीसीआर लाइफ क्या है, डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए कंप्लीट बॉडी केयर। 30 ml जूस, 30 ml पानी के साथ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सीसीआर लाइफ। सीबकथॉर्न जूस, विटामिन के कारण, डेफिशिएंसी के कारण होने वाले जो परिणाम है शरीर के अंदर, उनके कारण जो कैंसर होता है, उसके लिए है सीबकथॉर्न जूस।
रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पैक्ड विद विटामिन सी, ई, बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन, जो कि आपकी ओवरऑल सपोर्ट, हेल्थ को सपोर्ट देगा, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। 30 ml जूस, 30 ml पानी के साथ। मैग्नो रिच जूस, संपूर्ण पोषण इसमें हमें मिलता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, डिफेंस पावर बढ़ती है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का सप्लाई होता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गुड सप्लाई ऑफ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, और डिफेंस पावर हमारे शरीर का स्ट्रांग होना, क्योंकि इससे जो हमें पोषक तत्व मिलता है, संपूर्ण पोषक तत्व, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो ये जो दो सप्लीमेंट हैं, सीबकथॉर्न जूस और मैग्नो रिच जूस, ये सभी ने लेना चाहिए। सीसीआर लाइफ सभी ने लेना चाहिए। 30 ml जूस, 30 ml पानी के साथ लेके सुबह या शाम को इसे लिया जा सकता है। प्रिवेंट किया जा सकता है, कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बताने की थी, इंपॉर्टेंट थी। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं सेशन को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।